आजादी के 44 साल में भारत ने देश के दो ताकतवर नेताओं की हत्या का मंजर देखा था। इन दोनों घटनाओं ने पूरे देश को सियासी सदमे में पहुंचा दिया था। लेकिन एक बार फिर भारत के राजनीतिक मानचित्र पर एक नए प्रधानमंत्री का उदय हुआ, जिसने भ्रष्टाचार को राष्ट्रीय राजनीति का मुद्दा बनाया। मांडा के राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह यानी वीपी सिंह ने कांग्रेस के खिलाफ लेफ्ट राइट का यूनाइटेड फ्रंट बनाकर बहुमत जुटा लिया और स्वतंत्र भारत के 7वें प्रधानमंत्री बने। 1990 के भाषण में वीपी सिंह ने मंडल आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू करने की बात कही। इसमें पहले से SC ST के अलावा एक नई श्रेणी बनाई गई, अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी OBC। आरक्षण 49.5% हो गया। पूरे देश में युवाओं द्वारा विरोध आंदोलन छिड़ गए। इस चिंगारी से कई छात्रों ने आत्मदाह कर लिया। मंडल आयोग के खिलाफ इस आंदोलन ने सरकार को भीतर तक हिला दिया और राजनीतिक संतुलन भी बिगड़ गया। महीने भर बाद ही बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ से राम मंदिर को लेकर अपनी ऐतिहासिक रथ यात्रा शुरू की। वीपी सिंह के मंडल के जवाब में यह आडवाणी का कमंडल था। बहरहाल वीपी सिंह की खिचड़ी सरकार ज्यादा नहीं चल पाई। कांग्रेस के समर्थन से अब चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने, लेकिन 7 महीनों में ही कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया और सरकार गिर गई। अगले प्रधानमंत्री ने जब बागडोर संभाली, देश के माली हालात बहुत खराब थे। दक्षिण भारत से आने वाले पहले प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव के सामने एक बड़ी चुनौती थी। उधर राम मंदिर आंदोलन की शुरुआती आंच ने ही बीजेपी को 120 सीटें दे दी थी। आडवाणी की रथ यात्रा के जवाब में प्रधानमंत्री राव ने 1992 में लाल किले से एक वादा करके पूरे देश को चौंका दिया। हमारी ये इच्छा है, हमारी ये नीति है कि वहां मंदिर बने, भव्य मंदिर बने, लेकिन मस्जिद न टूटे। ये हमारा फॉर्मूला है, ये हमारा निश्चय है और ये हमारा फैसला है। 6 दिसंबर 1992 को नरसिम्हा राव के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना घटी। विश्व हिंदू परिषद समेत तमाम हिंदूवादी संगठनों और संत समाज ने विवादित बाबरी मस्जिद ढांचे को धराशायी कर दिया। देश भर में सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी। मार्च 1993 में मुंबई में 12 सीरियल ब्लास्ट हुए। पूरा देश हिल गया। हमलों के पीछे पाकिस्तान में बैठे इंटरनेशनल मोस्ट वांटेड टेररिस्ट दाऊद इब्राहिम का हाथ था। ठीक इसी दौरान कश्मीर में पाकिस्तान ने ISI और कश्मीरी अलगाववादियों की मदद से आतंकी घुसपैठ को बढ़ावा दिया। कश्मीरी हिंदुओं और देश की सरकार के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर शुरू हो गया। कश्मीरी पंडित अपना सब कुछ छोड़कर घाटी से बाहर शरणार्थी बनकर रहने को मजबूर हो गए। हमें आगे बहुत कुछ करना है कश्मीर के सिलसिले में, और जो पाकिस्तान एक तरफ प्रचार करता है कि ह्यूमन राइट्स का वहाँ वायलेशन हो रहा है, मानवीय अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। अभी 2 दिन पहले वहाँ के आतंकवादियों ने एक बस को बीच में रोका और उसमें 16-17 आदमियों को उतारकर उन लोगों को गोली मार दी। इनके गोली के जो शिकार हुए, क्या उनके मानवीय अधिकार नहीं है? उनको जिंदा रहने का हक नहीं है? ये केवल इन्हीं आतंकवादियों को है। प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने माना कि कश्मीर में हिंदुओं पर ज्यादतियां हो रही हैं, भले ही रोकने के लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। आज जब कश्मीर फाइल्स चर्चा में है, यह बताना जरूरी है कि एक वर्ग रहा है और अब भी है जो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि हिंदुओं के खिलाफ कश्मीर में हिंसा हुई। नरसिम्हा राव सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को एक नया आयाम दिया। नेहरू की मिक्स्ड इकोनॉमी को बदलकर खुली बाजार व्यवस्था बनाई। लाइसेंस राज खत्म हुआ और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट खोल दिया। लेकिन राव के कार्यकाल की उपलब्धियों पर घोटालों की परत जम गई।
5,000 करोड़ रुपयों के शेयर बाजार स्कैम के साथ साथ कई और घोटालों का पर्दाफाश हुआ और राव के नेतृत्व में कांग्रेस चुनाव हार गई। 1996 से 1998 तक संयुक्त मोर्चा की खिचड़ी सरकार ने देश को एक बार फिर राजनीतिक अस्थिरता की तरफ धकेल दिया। पहले एचडी देवेगौड़ा, फिर 18 महीने बाद आई.के. गुजराल ने प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली। 3 साल में संयुक्त मोर्चा की 2 सरकारें गिर चुकी थी। लोकसभा भंग करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। एक बार फिर देश में मिड टर्म इलेक्शन करवाने पड़े। देश की राजनीति के पटल पर अब अटल का उदय हो गया। यह अटल बिहारी वाजपेयी का व्यक्तित्व था कि इस बार बीजेपी सरकार बनाने के लिए 24 पार्टियों ने अपना समर्थन दे दिया और यह वाजपेयी का ही कुशल नेतृत्व था। कितने सहयोगियों को साथ रखकर एनडीए सरकार चलाई। वाजपेयी सरकार की एंट्री भी धमाकेदार हुई। मई 1998 में राजस्थान के पोखरण में हुए 5 अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी। इन धमाकों को लेकर लाल किले से अपने पहले भाषण में वाजपेयी ने कुछ ऐसा कह दिया जो पहले कभी नहीं हुआ था। 25 वर्ष पूर्व श्रीमती इंदिरा गांधी ने जिस कार्य की नींव रखी थी, मैंने उस पर इमारत खड़ा करने का प्रयास किया है। वाजपेयी ने अपनी स्टेट्समैनशिप का परिचय देते हुए अपनी उपलब्धि का सेहरा विपक्ष के पीएम के सर बांध दिया। इसी भाषण में वाजपेयी ने पाकिस्तान को 2 टूक कह दिया कि भारत की सरहद पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके तक है। लद्दाख से लेकर निकोबार तक फैला हुआ है ये देश। गारो पर्वत से लेकर गिलगित तक इसका विस्तार है। ये एक प्राचीन देश है। इसकी सभ्यता और संस्कृति 5,000 वर्ष से भी अधिक पुरानी है। पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाने के साथ ही प्रधानमंत्री वाजपेयी ने एक बड़ी कूटनीतिक कोशिश की। 19 फरवरी 1999 को उन्होंने दिल्ली से लाहौर के बीच बस सेवा शुरू करवाई। वाजपेयी खुद बस में सवार होकर पाकिस्तान पहुंचे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ अगवानी के लिए मौजूद थे। कश्मीर विवाद और पाकिस्तान के साथ दूसरे मामलों को सुलझाने के लिए लाहौर घोषणा पत्र बना। 2 महीने बाद ही जम्मू कश्मीर के कारगिल सेक्टर में पाकिस्तानी सेना ने घुसपैठ कर कब्जा जमा लिया। मई से जुलाई तक चली इस जंग में भारत ने पाकिस्तानी सेना और घुसपैठियों के पांव उखाड़ दिए। सरकार के आखिरी दिनों में वाजपेयी समर्थक दलों के दबाव से काफी परेशानियों से घिर गए। इसके बावजूद जाते जाते वो देश को बड़ी सौगात दे गए। 2003 में चंद्रयान मिशन की शुरुआत की। दिल्ली में पहली मेट्रो परियोजना को मंजूरी दी। सड़कों और टेलीकम्युनिकेशन के जाल से भारत विकास की रफ्तार भरने लगा। मई 2004 में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई। कांग्रेस लेफ्ट के सहयोग से सत्ता में आई। सोनिया गांधी ने अपने विदेशी मूल को लेकर प्रधानमंत्री बनने से इनकार कर दिया। वरिष्ठ पार्टी नेताओं को दरकिनार कर सोनिया ने मंझे हुए पॉलिटिशियन की जगह एक टेक्नोक्रेट मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया। बढ़ती महंगाई को लेकर यूपीए सरकार निशाने पर थी। मनमोहन सिंह ने नेहरू गांधी की ही तरह लाल किले से गजब इन्फ्लेशन की अजब वजह बताई। हमें ये बात समझनी होगी कि यदि हम चाहते हैं कि हमारे किसानों की आमदनी बढ़े तो उनकी पैदा की गई वस्तुओं की कीमतें कुछ ना कुछ बढ़ेंगी ही। जब समाज के दूसरे वर्गों की आमदनी बढ़ती है तो हमारे किसानों की आमदनी क्यों ना बढ़े। मनमोहन सरकार की एक चाबी गठबंधन के सहयोगियों के हाथ थी। लेफ्ट के समर्थन से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स मुमकिन नहीं थे। दूसरी तरफ यूपीए सरकार को सलाह देने के लिए सोनिया गांधी ने नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बनाई
और खुद उसकी चेयरमैन बन गई। ये पहली बार हुआ था कि प्रधानमंत्री को गवर्नेंस और नीति निर्धारण के लिए अपने पार्टी अध्यक्ष पर निर्भर रहना पड़ा। और ऐसा पहली बार हुआ जब लाल किले से किसी पीएम ने रूलिंग पार्टी के अध्यक्ष का नाम लिया। हमारी पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने कहा था गरीबी हटाओ। हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी ने हमें नारा दिया है रोजगार बढ़ाओ। 26 नवंबर 2008 मैं उस दिन मुंबई में रात करीब 8:30 बजे जो खबर मिली उस समय हिल गया। मुंबई के 2 मशहूर होटल्स पर 10 आतंकियों ने हमले किए। 180 से ज्यादा लोग मारे गए और तकरीबन 800 लोग बुरी तरह घायल हो गए। पूरे देश और दुनिया ने इस खौफनाक मंजर को देखा। 2009 में मनमोहन सिंह दोबारा प्रधानमंत्री बने। उन्होंने लाल किले से अपने भाषण में इस घटना का जिक्र तो जरूर किया, लेकिन शहीदों को श्रद्धांजलि नहीं दी। मुंबई में पिछले नवंबर में हुए भयानक आतंकी हमले के बाद हमारी सरकार ने इसके खिलाफ कई कदम उठाए हैं। आतंकी गतिविधियों को ख़त्म करने के लिए हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी और सुरक्षा बलों को लगातार बेहतर बनाया जा रहा है। मुझे यकीन है कि समाज के सभी तबकों के भरपूर सहयोग से हम अपने देश से आतंकवाद को ख़त्म करने में ज़रूर कामयाब होंगे। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में इकोनॉमी सबसे तेजी से बढ़ी, लेकिन आतंकी हमले, 2G स्कैम, CWG घोटाला, अगस्ता हेलीकॉप्टर घोटाला के एक के बाद एक मामलों से देश की जनता का गुस्सा भड़क उठा था। घोटालों की लंबी होती फहरिस्त के बावजूद डॉक्टर मनमोहन सिंह के पास भ्रष्टाचार का कोई इलाज नहीं था। देश की जनता ने 2014 के आम चुनाव में एक ऐसा फैसला सुनाया जिसकी गूंज बहुत दूर और बहुत देर तक बरकरार रहने वाली है। 26 मई 2014 को राष्ट्रपति भवन के भव्य समारोह में पहली बार स्वतंत्र भारत में पैदा हुए चाय वाले के बेटे नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और आजाद भारत को एक ऐसा नेता दिया जिसकी नीतियों और रणनीतियों में देश के 140 करोड़ लोगों का जिक्र हमेशा रहने वाला था। प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के 2 महीने बाद नरेंद्र मोदी ने लाल किले से अपना पहला भाषण दिया। अपनी स्पीच में उन्होंने एक नई मिसाल पेश की। वाजपेयी की तर्ज पर उन्होंने आजाद भारत के निर्माण में सभी भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों के योगदान को सराहा। आजादी के बाद देश आज जहां पहुंचा है उसमें इस देश के सभी प्रधानमंत्रियों का योगदान है। महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ पर पीएम मोदी ने देश को सबसे बड़ा सैनिटाइजेशन प्रोग्राम दिया। स्वच्छता अभियान को लेकर पीएम मोदी ने ऐसा जुनून दिखाया जो शायद ही पहले कभी देखने को मिला था। उन्होंने खुद हाथ में झाड़ू लेकर सफाई की और इस अभियान को जन आंदोलन बना दिया। कथनी के साथ करनी पर भी विश्वास रखने वाले नरेंद्र मोदी कुर्सी संभालते ही एक्शन में आ गए। समाज के आखिरी पायदान पर खड़े उस आदमी को बल दिया जिसके पास बैंक अकाउंट तक नहीं था। उन्होंने ऐलान किया कि अब सिर्फ घोषणाएं ही नहीं होंगी। मोदी का फोकस वहां गया जिस पर अब तक किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, महिलाओं का उत्थान और सम्मान। एलपीजी के गैस कनेक्शन गरीब परिवारों को देने का हमने बीड़ा उठाया है। उज्ज्वला योजना के तहत मेरी गरीब मां को चूल्हे के धुएं से मुक्ति दिलाने का अभियान बहुत तेजी से चलाया है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में हमने जो इनिशिएटिव लिए हैं उसमें अभी भी मुझे समाज के सहयोग की आवश्यकता है। घर में एक महिला भी अगर शिक्षित है, शारीरिक रूप से सशक्त है, आर्थिक रूप से स्वतंत्र है, एक महिला गरीब से गरीब परिवार को भी गरीबी से बाहर निकालने की ताकत रखती है।
जब जब भारत में लोकतंत्र मजबूत होता है, हमारा पड़ोसी अपनी साजिशें बढ़ा देता है। प्रधानमंत्री मोदी लगातार चेतावनी देते रहे। बिना नाम लिए मोदी को पाकिस्तान के बारे में उसी की भाषा में बोलना पड़ा जिसका वो हकदार था। उन्होंने वाजपेयी की विरासत को आगे बढ़ाया और 2016 के भाषण में लाल किले से साफ कर दिया कि पीओके भारत का हिस्सा है। मैं आज लाल किले की प्राचीर से बलूचिस्तान के लोगों का, गिलगिट के लोगों का, पाक के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों का मैं आज तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। अठारह सितंबर 2016 जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में भारतीय सेना के कैंप पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया। 19 जाबाज शहीद हो गए। इस हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ था। ठीक 10 दिन बाद मोदी ने मुंह तोड़ जवाब दे दिया। भारतीय सेना के जाबाज कमांडोज ने सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया। पीओके में घुसकर भारत की स्पेशल फोर्सेस ने आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप्स को बर्बाद कर दिया। 15 अगस्त 2017 को जब प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से देश को संबोधित किया तो उन्होंने बता दिया कि यह नया भारत है जो देश की रक्षा और सुरक्षा के साथ साथ पलटवार करना भी जानता है। हमारा देश, हमारी सेनाएं, हमारे वीर पुरुष, उन्होंने जब जब मौका आया है अपना कर्तव्य दिखाया, अपना सामर्थ्य दिखाया है। बलिदान की पराकाष्ठा करने में ये हमारे वीर कभी पीछे नहीं रहे हैं। और जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई, दुनिया को हमारा लोहा मानना पड़ा।